ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष ऐसे योग की चर्चा करने जा रहे हैं जिससे आप स्वयं घटना कब होगी, सिलेक्शन कब होगा, किसी प्रतिष्ठित संस्था में जाने का अवसर कब होगा, नौकरी कब मिलेगी, वह दशा आपके अनुकूल कब होगी, इस पर आज हम विचार करेंगे कि आप आसानी से अपनी विंशोत्तरी से किस प्रकार जाने, बड़े आसानी से। जैसे आजकल लोग तमाम उदाहरण देते हैं अंशों का और इसका, और कई बनाते हैं बड़ी विलंब से, और उसमें तमाम चक्र देते हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको बड़े ही आसान तरीके से ये हम बताना चाहते हैं कि आप बहुत उलझ के नहीं, सीधे चक्र में जाएं और उनके षड्वर्ग में जाकर के आप अपनी स्थिति देख करके जान जाएं कि आपकी किस विंशोत्तरी दशा में उन्नति होने वाली है। बहुत स्पष्ट यह सूत्र अकाट्य है, ये आप जान लें। इस सूत्र का प्रयोग हमने अपने यजमानों पर, अपनी कुंडली पर और तमाम रिश्तेदारों और यजमान, तमाम बंधुओं की कुंडली पर किया है। हम शास्त्रीय प्रयोग के आधार पर ही बोलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे ज्योतिष प्रेमियों, कृपया ध्यान से इस वक्तव्य को सुनिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, बहुत अधिक नहीं है। बिल्कुल भी टेक्निकलिटी, मैं कहूंगा तकनीकी, बहुत ज्यादा तकनीकी में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप उसे ध्यान देंगे तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे कि आपकी किस विंशोत्तरी दशा में चयन होने जा रहा है। देखिए, महादशा तो एक स्थूल भाव है। हम यहाँ स्थूल भाव की चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कौन सी महादशा अनुकूल हो रही है। परंतु सबसे जरूरी यह जानना है किस वर्ष आपका चयन होने जा रहा है, किस वर्ष आपकी उन्नति होने जा रही है, किस वर्ष आपकी पदोन्नति होने जा रही है। और वह जब अंतरदशा का प्रवेश होता है, वह पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वह अंतरदशा, वह अंतरदशेश जब आपके महादशा में प्रवेश करता है तो वो कितने वर्ष के लिए होता है? साल भर, 2 साल, मैक्सिमम 2.5 साल, 3 साल, इससे अधिक नहीं। उसी पीरियड में, साल 2 साल के ही पीरियड में आपका उन्नति, आपको इस्टेब्लिशमेंट, आपका स्थायित्व हो जाता है। वह कौन सा क्षण होगा, वो कौन सा पीरियड होगा, उसे हम कैसे जान सकेंगे? आइए अब अधिक विषयांतर न करते हुए हम आपको सीधे मुद्दे पर ले चलते हैं। और आज का जो हमने शीर्षक चुना है, जो आज का हमारा टाइटल है, वो है दृष्कोण D3 से किस विंशोत्तरी दशा में राजयोग। बहुत स्पष्ट, D3 अर्थात दृष्कोण से कैसे जाने हम कि किस विंशोत्तरी दशा में हमारा राजयोग होने जा रहा है। हम इसी के माध्यम से और भी वर्गों की चर्चा अभी सूक्ष्म रूप से कर देंगे। बाकी बाद में आने वाले वीडियो में हम जरूर आपको नवांश, दशमांश सब की चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा उसकी भी चर्चा करेंगे, पर बहुत विषयांतर न करते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ये जातक है जिसका जन्म 1976 में हुआ। इसका जन्मांक है तुला लग्न, लग्न में राहु है, सप्तम भाव में बुध बृहस्पति केतु है, छठे सूर्य और शुक्र है, नवम में चंद्रमा मंगल है, दशम में शनि है। अब आप देख रहे हैं कि इनका मैंने D3 चार्ट बनाया है, क्यों? समझाने के लिए। दृष्कोण D3 चार्ट में तुला लग्न ही, यानी लग्न ही वर्गोत्तम है। तुला लग्न है, मंगल लग्न में है, सूर्य द्वितीय भाव में है, केतु तृतीय में है, पंचम में चंद्रमा है, सप्तम भाव में बृहस्पति और बुध है, षष्ठम भाव में शुक्र है, नवें राहु है और दसम भाव में शनि है। अब आप देखिए, इस जातक का चयन IIT जैसी प्रतिष्ठित संस्था में हुआ।
वो अलग बात है कि इसमें क्या योग है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे। वो चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि किस योग के कारण इनका आईआईटी में सिलेक्शन हो, वो एक अलग प्रश्न है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस विंशोत्तरी दशा में इनका चयन हुआ, वो विंशोत्तरी इनके लिए सबसे लाभप्रद रही। देखिए इनकी शनि की महादशा, शनि यहां पर है, ध्यान दीजिएगा। शनि इनका लग्न कुंडली में जिस राशि में बैठा हुआ है, दृष्काण में भी उसी राशि में बैठा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि शनि 2 डिग्री का है, ये नवांशा में भी इसी में बैठा हुआ, अर्थात कर्क में ही बैठा हुआ है, दशमांश में भी कर्क में बैठा हुआ है। इस प्रकार से हम आपको एक सूत्र दे रहे हैं जो आप आज जान लें। वो बाद में हम चर्चा नवमांश दशमांश सब बनाएंगे, लेकिन आज हम सूक्ष्म रूप में आपको बता दें कि कोई भी ग्रह जिसकी महादशा या अंतरदशा आ रही है, मेन महादशा पर अभी हम आते हैं, तो उसके हम सभी वर्गों में देखेंगे कि वो कहां कहां वर्गोत्तम हो रहा है, स्ववर्ग में जा रहा है। अर्थात जहां लग्न कुंडली में, जिस राशि में लग्न कुंडली में बैठा है, अर्थात जिसे शनि कर्क में बैठा है, तो दृष्काण में भी कर्क में है, नवमांश में भी कर्क में है, दशमांश में भी कर्क में है। इसका एक सिद्धांत है 1-10-7-4। तो अब वो तो सिद्धांत, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हम जो विशेष चर्चा कर रहे हैं, अब देखिए शनि यहां भी नवमांश में भी, दशमांश में भी, और कई वर्ग खोले हमने, उसमें शनि की स्थिति यही बनी हुई। इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि शनि की महादशा इनके लिए कारक है, हो गई। तो साहब वो तो शनि की महादशा तो 19 वर्ष चलनी है, तो क्या 19 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा? नहीं। अब शनि में कौन सी अंतरदशा आएगी जिसमें इनका सिलेक्शन अच्छी संस्था में हो जाएगा? आप अपने बेटे में भी जान सकते हैं, किसी में भी जान सकते हैं, इसलिए हम इसको बहुत अच्छी तरह समझाना की कोशिश करेंगे। आइए अब हम किसी भी D3 चार्ट में किसी की भी कुंडली ले ले, जैसे कि हमने इनकी कुंडली ली है, ये जो इंजीनियर साहब हैं इनकी कुंडली ली है हमने, इनका देखिए D3 चार्ट हमने खोल दिया है। अब इनका जो चयन है, मैं आपको बता दूं कि इस जातक का चयन IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्था में 1996 से 97 के मध्य शनि की महादशा में केतु की अंतरदशा में हुआ। शनि की महादशा में केतु की अंतरदशा में सिलेक्शन हुआ। शनि के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैंने यहां लिख रखा है सिंहासनांश 2 या 3 वर्ग में अगर एक ही राशि में बैठा हो कोई ग्रह, पर्वतांश यदि 4 से 5 वर्ग में हो, गोपुरांश सबसे उत्तम माना गया है। गोपुरांश, गोपुरांश कहते हैं यदि 6 वर्ग से अधिक वर्गों में कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में, जिस राशि में लग्न में, जन्म लग्न में बैठा है, उसी राशि में वो लगातार 6-7 वर्गों में बैठा रहे, अर्थात जैसे शनि कर्क में है और वो लगातार बैठा, तो शनि यहां पर गोपुरांश में आ गया। तो उसकी चर्चा तो मैंने आपको बता दी कि शनि की महादशा चली। अब इस जातक का जो पर्टिकुलर एक विशेष समय आया कि केतु की ही अंतरदशा में क्यों सिलेक्शन हुआ, जबकि केतु आप जानते हैं केतु के बारे में क्या चर्चा है, राहु के बारे में क्या कहा जाता है, लेकिन नहीं, इनका सिलेक्शन शनि में केतु की ही अंतरदशा में हुआ है। अब आप देखिए केतु कहां बैठे हैं, दृष्काण में, धनु राशि। अब इसमें एक हम सिद्धांत बता रहे हैं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस सिद्धांत को, कि दृष्काण अर्थात जो D3 है, D3 चार्ट है, उस D3 चार्ट में अगर कोई ग्रह जिस राशि में गया है, उस राशि का स्वामी यदि लग्न कुंडली में उसको देखता हो या उससे कंजंक्शन करता हो, कंजंक्शन मींस युति करता हो, तो निश्चित रूप से वह ग्रह अपनी अंतरदशा में बहुत अच्छी सफलता प्रदान करेगा। यह आप बिल्कुल आजमा के देख सकते हैं। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि जन्मांक कुंडली में देखिए यहां पर केतु कहां है, बृहस्पति के घर में,
ध्यान दीजिएगा, धनु राशि में केतु बैठे हुए हैं। अब आइए आप जन्मांग कुंडली में देखिए कि क्या बृहस्पति से देखे जा रहे हैं केतु या बृहस्पति से युति कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब देखिए जन्म कुंडली में बृहस्पति के साथ बैठे हैं केतु। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है युति करना। अब केतु और बृहस्पति की युति यहां हो रही है। यहां जहां केतु D3 चार्ट में, फिर से हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, दृष्काण D3 चार्ट में केतु जिस राशि में बैठे हैं धनु राशि में, उसका स्वामी अर्थात बृहस्पति जन्म लग्न कुंडली में केतु के साथ युति कर रहा है, कंजंक्शन कर रहा है। बस या तो देखे या युति करे। सिद्धांत जान लीजिए, D3 चार्ट अर्थात दृष्काण में अगर कोई ग्रह जिसकी अंतरदशा है या महादशा है, मेन अंतरदशा, यहां अंतरदशा प्रभावी है, यदि अंतरदशा है तो वो जिस राशि में बैठा है D3 चार्ट में अर्थात दृष्काण में जिस राशि में बैठा है, जैसे केतु धनु राशि में बैठा है, तो उसका स्वामी जन्म लग्न में, जन्म लग्न के चार्ट में या तो उसको देखे या उससे युति करे, तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए वह दशा उसके लिए सबसे लाभदायक हो जाएगी। यानी वह ग्रह की दशा में वो निश्चित उन्नति प्राप्त करेगा, ये निश्चित है। जैसा कि इस जातक के देखिए केतु धनु राशि में है, जैसे ही केतु बृहस्पति के साथ युति कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां बृहस्पति और केतु का कंजंक्शन हो रहा है, यहां केतु धनु राशि में। अब आप समझ गए होंगे, और केतु की ही अंतरदशा में इनका सिलेक्शन हो गया IIT जैसी प्रतिष्ठित संस्था में। तो अब आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि यदि दृष्काण में यदि हम कोई विंशोत्तरी की दशा हमारी आ रही है, जैसे सपोज कर लीजिए आपको देखना है, तो आपकी यदि कोई, जैसे मान लीजिए इनकी राहु की अंतरदशा है, सपोज कर लीजिए राहु है, अभी तो केतु की चर्चा किया हमने, अब राहु के बारे में भी बता दें। इनका बुध भी बहुत है, तो 0 डिग्री का बुध महाराज, लेकिन बुध की दशा में जब राहु की अंतरदशा आई तो फिर अमेरिका चले गए और अमेरिका में पूरी तरह स्टेब्लिश हो गए। इस समय ये प्रिंसिपल सीनियर डाटा साइंटिस्ट, बहुत बड़ी स्थिति है इनकी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो बुध है ये 0 डिग्री का हमारा, परंतु जबकि मेष का है, अग्निकारक राशि में बैठा है, परंतु इसका कोई वो नहीं है 0 डिग्री का हो के ये, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि गोपुरांश, मैंने आपको बताया सिंहासनांश, पर्वतांश, गोपुरांश, ये इनका कैरेक्टर है। तो अब आप ये जान लें कि बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा। राहु कैसे इंपॉर्टेंट हुए, देखिए राहु कहां है, कहां है राहु, मिथुन राशि, ध्यान दीजिएगा, कहां D3 चार्ट, दृष्काण चार्ट में राहु मिथुन राशि में, देखिए आप राहु मिथुन राशि में। जैसे ही इनकी बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा आई, बीच में थोड़ा ये परेशान थे, और जैसे ही बुध में इनकी राहु की अंतरदशा आई, हमने इनको प्रेडिक्ट किया था कि जैसे ही राहु की अंतरदशा आएगी तुम फिर विदेश अमेरिका जाओगे। जैसे ही इनकी बुध की महादशा में ये राहु, इसका देखिए मिथुन के घर में, मिथुन राशि में है दृष्कांत चार्ट में, और यहां बुध राहु से दृष्ट है, ध्यान दीजिएगा, राहु बुध को देख रहे हैं जन्म लग्न चार्ट में। अभी हमने आपको सिद्धांत बताया है कि दृष्काण D3 चार्ट में कोई ग्रह जहां बैठा है, जिसके घर में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उसका स्वामी यदि जन्म लग्न में उसको देखे या युति करे, तो यहां क्या हो रहा है कि राहु बुध में बैठा है, तो राहु को क्या हो रहा है, बुध देख रहा है। तो अब बुध में जैसे ही राहु की अंतरदशा आई, ये अमेरिका चले गए, और आज भी अमेरिका में, तो मेरा बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि किसी भी ग्रह की स्थिति, आगे हम आपको चर्चा करेंगे कि गोपुरांश के बारे में और विस्तृत, सिंहासनांश, पर्वतांश, इसके बारे में हम आपको डिटेल वर्ग को दे करके समझाएंगे। लेकिन आज केवल इतना ही कि हम दृष्काण पे जो चर्चा, मुख्य हमारा विषय था कि विंशोत्तरी में अंतरदशेष प्रभावी होता है, और उस अंतरदशेष में पर्टिकुलर समय कैसे निकाला जाए,
कि हमारा किस वर्ष सिलेक्शन होने वाला है, वो आप इससे जान सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जैसे ही केतु की स्थिति बताया कि धनु राशि में, यहां देखिए युति कर रहा है, कि वो कंजंक्शन करे, युति करे या दृष्टि संबंध हो। नमो नारायण।